हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्या स्टडी केयर पर। और इस चैनल पर हम लोग क्लास 10th के तैयारी हेतु जो 2025 में बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए विज्ञान विषय से रिवीजन कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज हम लोग इस रिवीजन कड़ी का पार्ट 3 लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। तो साथियों, उसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन कहता है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हमेशा याद रखना है चार्ल्स डार्विन। क्या याद रखेंगे? चार्ल्स डार्विन। इसी से एक सवाल हम लोग पहले के ऑब्जेक्टिव में भी देखे थे जिसमें कहा था प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत, वो भी किनका था? चार्ल्स डार्विन का। नेक्स्ट याद रखेंगे, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो किसी भी चीज का चाल अधिक कब होगा? जब उसे रास्ता खाली मिलेगा। हम लोग क्लास में इस बात पर अच्छे ढंग से डिस्कशन किए थे कि जब किसी भी वस्तु की चाल अगर तेज होना है या उसकी चाल मैक्सिमम होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है कि उसका रास्ता खाली मिलना चाहिए। जैसे आप ही को कह दिया जाए कि आप तेजी से गाड़ी चलाइएगा, लेकिन तेजी से गाड़ी कब चलाइएगा? जब आपको सड़क खाली मिलेगा। तो प्रकाश को भी तेजी से चलने के लिए या माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होने के लिए क्या चाहिए? निर्वात चाहिए। निर्वात का मतलब जहां वायु भी उपस्थित ना हो। जब वायु ही नहीं रहेगा तो वायु मौजूद कोई कण भी नहीं होंगे, तो उसे रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। तो वैसे माध्यम को हम लोग कहते हैं निर्वात। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक। विभवांतर को दोस्तों कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जनन अंग पाए जाते हैं पुष्प में, फूल में, फ्लावर में। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? ये तो हाल ही में आप लोग को क्वेश्चन करवाया हुआ है जिसमें कहे थे हम लोग कि ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल क्या? एक दिशीय। क्या पढ़ेंगे? एक दिशीय। नेक्स्ट है, निम्न में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? यानी सोलर सेल जो आप देखते हैं वह निम्नलिखित में से किस धातु से बनाया जाता है? जस्ता, सोना, प्लेटिनम, सिलिकॉन। तो सोलर सेल बनाने के लिए जो धातु इस्तेमाल होता है वो है सिलिकॉन एसआई। नेक्स्ट है, निम्न में कौन लवण है? निम्न में कौन लवण है? तो लवण कैसा होता है? सॉलिड होता है। पहले ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे HCl एसिड है, ये नहीं होंगे। क्या है? बेस है। एसिड नहीं है, बेस है। एक जलीय विलयन में रहते हैं, इसी कारण से इसे भी लवण नहीं काउंट करेंगे। यहाँ भी हाइड्रोक्साइड है तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा हाइड्रोक्स लवण क्या हो जाएंगे? K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। इसे पोटास भी कहा जाता है। कई जगह पर पोटास ऑफ सल्फर के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में सबसे भारी धातु कौन है? निम्न में सबसे भारी धातु। तो सबसे भारी धातु कौन सा होता है? यहां पर दिया हुआ है लिथियम, यूरेनियम, सीजियम, आयरन। तो इन चारों में सबसे भारी धातु जो है वो है यूरेनियम। लिथियम के बारे में याद रखेंगे, यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे हल्की धातु है। लिथियम क्या है? पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे हल्की धातु। लेकिन अगर पूछा जाएगा पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे भारी धातु, तो वहां पर हम लोग नाम याद रखेंगे ऑस्मियम। क्या याद रखेंगे? ऑस्मियम। निम्न में सबसे भारी धातु कौन है? तो इसमें हम लोग याद रखेंगे क्या? यूरेनियम। नेक्स्ट है, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है? तो इथेन का एक अणु आपको देखना है। इथेन का एक अणु फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। C2H6। अब इसी को आपको बताना है कि सहसंयोजक बंधन बनाना है। सहसंयोजक बंधन का मतलब जिसमें दोनों एलिमेंट आपस का बंध बनाते हैं।
इसको आप बना करके भी काउंट कर सकते हैं कि हमारा सी और सब सी के साथ एक एक एच लगा हुआ है। सब सी के साथ क्या है, एक एक एच लगा हुआ है। तो हम लोग काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा टोटल कितने संयोजक बंधन हो जाएंगे, 7। नेक्स्ट आता है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत। अंतिम स्रोत कहा जाए या मूल स्रोत कहा जाए, दोनों का मतलब एक ही है, इसीलिए इंग्लिश में इसे कहा जाता है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन होता है, सूर्य। नेक्स्ट बात करें तिलचट्टा, कॉकरोच जिसको आप बोलते हैं। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र होते हैं, श्वास रंध्र पाए जाते हैं। श्वास रंध्र का मतलब जिससे वह सांस लेते हैं, स्पाइरिकल्स। तो कहते हैं श्वास रंध्र पाए जाने तिलचट्टा में कितने हैं, 10। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, हरे पौधे में। बहुत आसान क्वेश्चन। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, तो किस रूप में होता है। ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट का रूप है, फ्रुक्टोज भी है, लैक्टोज भी है, सुक्रोज भी है। लेकिन फ्लोएम ऊतक जो होता है कार्बोहाइड्रेट का परिवहन सुक्रोज के रूप में करता है। किस रूप में करता है, सुक्रोज के रूप में। नेक्स्ट है स्विच लगाए जाते हैं। तो हाल ही में आप लोग को क्लास में बताएं स्विच के बारे में, तार के बारे में, परिपथ के बारे में, यानी सर्किट के बारे में। तो स्विच जनरली जो लगाए जाते हैं वह गर्म तार में लगाए जाते हैं। ऐसे अगर पूछेगा जनरली तो आप जिसमें चाहिएगा उसमें लगा दीजिएगा। भूयोजित तार में कहा जाता है, जिसको हम लोग अर्थिंग कहते हैं, अर्थिंग वायर में। तो वहां पर हम लोग स्विच कहाँ लगाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। याद रखिएगा यहां पर पूछ रहा है नहीं है। निम्न में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऊर्जा के स्रोत में हम लोग पढ़े हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय जिसका निर्माण पुनः बार बार हो सकता है, अनवीकरणीय जिसके निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, या कहें जिसका निर्माण संभव नहीं है। तो इन्हीं में से हमें चूज करना है। जैसे पेट्रोलियम है तो ये हमारा क्या है, अनवीकरणीय है। कोयला क्या है, अनवीकरणीय है। प्राकृतिक क्या है, अप्राकृतिक गैस क्या है, अनवीकरणीय है। लेकिन पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो बायोगैस क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बायोगैस नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट है मनुष्य में ब्रिक। ब्रिक का मतलब किडनी। ब्रिक किसको बोलते हैं, किडनी को। तो कहता है निम्न में किससे संबंधित है। किडनी का काम क्या है, पोषण में मदद करता है, श्वसन में मदद करता है, परिवहन में मदद करता है, या उत्सर्जन में मदद करता है, एक्सक्रीशन में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा में मस्तिष्क नहीं पाया जाते हैं, तंत्रिका तंत्र नहीं पाए जाते हैं, मुख नहीं है। तो पाया क्या जाएगा, स्पर्शक, जिसको बोला जाता है टेंटिकल्स। नेक्स्ट है प्रकाश की किरणें गमन करती है, बार बार पढ़ाया गया है सीधी रेखा में। किसमें, सीधी रेखा में। इसी को कहा जाता है प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन। नेक्स्ट है निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, डिनोट करते हैं डी से। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, डिनोट करेंगे डी से। फिर है किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, यानी सबसे कम होता है। इसी से रिलेटेड हम लोग पिछले क्लास के वीडियो में देखे थे कि किस रंग का या प्रकीर्णन ज्यादा होता है। तो हम लोग देखे थे ज्यादा में नीला का, और न्यूनतम का मतलब सबसे कम, जिसमें होगा हमारा आंसर लाल। बताए थे कि क्यों लाल का विचलन सबसे कम होगा। उसका रीजन है क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है। तो ज्यादा है इसीलिए तेजी से पार कर जाता है, विचलन उसमें कम होता है। क्लियर साथियों। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बार बार बताया गया सवाल कि धारा दो प्रकार का आप देखते हैं, एसी और डीसी। एसी को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, जिसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा। तो हम लोग बार बार सिखाए हैं कि बैटरी से जो हमें करंट मिलता है वो क्या है,
दिष्ट धारा मिलता है, जिसको डीसी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट मिलते हैं, मतलब बैटरी में जितना अमाउंट है, जितना पावर है, उतना धारा वो सप्लाई कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो बार बार पढ़ चुके हैं हम लोग, पौधे का रंग हरा यानी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है क्या? ग्रीन पिगमेंट, हरित लवक है, इसी के कारण पौधे का रंग, पत्तियों का रंग कैसा दिखता है? हरा। नेक्स्ट है, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ मतलब वैसे पदार्थ जो बाहर निकाले जाते हैं, तो उसमें से हम लोग देखते हैं गोंद है, टैनिन है, रेजिन है। तो गोंद भी निकलता है, टैनिन भी निकलता है, रेजिन भी निकलता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ऑल। नेक्स्ट है, निम्न में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो अम्ल वर्षा होने का मेन रीजन क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। नेक्स्ट है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना दिखाता है? तो टिंडल प्रभाव आप लोग को पढ़ाए थे जब हम लोग पढ़ रहे थे अब विक्षेपण, प्रकीर्णन वगैरह परिघटना, तो वहां पर हम लोग एक प्रभाव देखे थे, टिंडल प्रभाव, जिसमें हम लोग बोले थे कि कोई भी निलंबित या लंबित कण होता है, उस पर प्रकाश की किरणें पड़ने के बाद इधर उधर क्या होती है? बिखर जाती है। उसी को बोला जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखाता है क्या? टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट है, निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पहचानने का तरीका, सबसे पहले तो जान ले कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। बार बार यह सवाल कई तरीके से पूछा जाता है, पहचान नहीं आएगा तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहला चीज की, तो हाइड्रोकार्बन है मतलब कार्बन हाइड्रोजन तो होगा, लेकिन संतृप्त है कि असंतृप्त, यह पहचानेंगे कैसे? तब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन पढ़ चुके हैं। तो उसमें आप लोग फॉर्मूला भी देखे होंगे, एक फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। नेक्स्ट होता है CnH2n, दूसरा होता है CnH2n माइनस 2। क्लियर है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो CnH2n प्लस 2 होते हैं। क्या होते हैं? CnH2n प्लस 2 संतृप्त हाइड्रोकार्बन। पूछा क्या गया है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जहां भी चेक करना हो आप ये दोनों चेक करेंगे, CnH2n, CnH2n माइनस 2। हमेशा याद रखिए कि जब भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन चेक करना हो CnH2n, CnH2n माइनस 2, संतृप्त हाइड्रोकार्बन चेक करना हो CnH2n प्लस 2। अगर ये बातें आप ध्यान में रखते हैं तो आप हमेशा इस चीज को आसानी से पहचान लेंगे, वरना कंफ्यूजन बार बार होगा। फिर से समझ लीजिए कि हाइड्रोकार्बन दो तरह का, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन पहचानने का तरीका होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, CnH2n प्लस 2, जहां n क्या है? नंबर्स हैं। जैसे यहाँ पर हमें चेक करना है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है, यहाँ CnH2n, तो n के जगह पर रखेंगे 1 या 2 या 3, नंबर जो भी आप रखेंगे दोनों बराबर होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि CH4 नहीं हो रहा है, C2H6 2 2 4 प्लस 2 ये इसमें आ रहा है, ये भी नहीं होंगे। CnH2n 2 × 2 4, C2H4, ये हमारा क्या हो जाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये तीनों फॉर्मूला आप ध्यान से याद रखिएगा, आपको सुविधा होगी, आसानी होगी। नेक्स्ट आता है, निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है? इथेनॉल होता है, प्रोपेनॉल होता है, इथेनोइक अम्ल भी होता है, तीनों ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? ऑल, सभी। नेक्स्ट है, माध्यम में हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी है? हार्ट चैम्बर, हार्ट चैम्बर कितने होते हैं? 4, जिसको बोलते हैं ऑरिकल और वेंट्रिकल, लेफ्ट और राइट, 2 2 4। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या। इसके पहले के वीडियो में हम लोग देखे थे, आधुनिक नहीं था, आवर्त सारणी में समूहों की संख्या या वर्गों की संख्या। समूहों की जगह पर क्या लिखा था? वर्गों की संख्या। तो आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या उस समय पढ़े थे 8, लेकिन उसी समय बता दिए थे आपको कि जब पूछा जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों या वर्गों की संख्या तो कितना लेंगे? 18 या 18। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन
पुनरुद्भवन का उदाहरण है। पुनरुद्भवन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रीजेनरेशन। क्या बोलते हैं? रीजेनरेशन। रीजेनरेशन क्या है? तो हम लोग कहते हैं जब किसी जीव के शरीर का कोई भी हिस्सा कट छट जाता है, वो अपने आप को फिर से रीजेनरेट करता है, बना लेता है। तो वैसे हम लोग कहते हैं उसे। देखा जाता है हाइड्रा में एक और जीव का नाम बार बार आता है जिसको बोलते हैं प्लेनेरिया। यहाँ प्लेनेरिया नहीं है, हाइड्रा है, तो हाइड्रा में टिक कर देंगे। नेक्स्ट सबसे आसान क्वेश्चन आया है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला में हम आप लोग को बताए हैं, बार बार सिखाए भी है, जानते भी होंगे आप लोग कि प्रत्येक जीव जो होते हैं एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। और तो यहाँ पर आहार श्रृंखला में ये भी देखना है कि आपका प्रोड्यूसर कहाँ है, कंज्यूमर कहाँ है, प्राइमरी कंज्यूमर कहाँ है, सेकेंडरी कंज्यूमर कहाँ है। अब यहाँ हम लोग चेक करते हैं ए नंबर, घास, गेहूं, आम, इसमें कौन किसको खाएगा? कोई किसी को नहीं खाएगा, आहार श्रृंखला नहीं बनेगा। नेक्स्ट है घास, बकरी, यानी बकरी घास खा जाएगा, मानव खा जाएगा बकरी को, तो ये हो सकता है। बकरी, गाय, हाथी, यहाँ खाने के लिए प्रोड्यूसर नहीं है, बकरी क्या खाएगा? गाय बकरी खाएगी नहीं, हाथी। नेक्स्ट है, इसलिए ये भी नहीं होगा। घास, मछली, बकरी, ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में O2 का ह्रास, ह्रास का मतलब कमी, ह्रास का मतलब कमी, यानी ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाता है? इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे ऑक्सीजन की वृद्धि, कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तब उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आज हम लोग देख रहे हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है या ह्रास होती है, ह्रास का मतलब कमी। तो याद रखेंगे, कल भी लास्ट वीडियो में भी बताए थे कि ऑक्सीजन का जब वृद्धि होता है, गेन होता है, तो अपचयन, क्लियर है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का जब कमी होगा या ह्रास होगा तो रिडक्शन, जिसको बोलते हैं अपचयन। अब यहीं पर यह भी कहा जाता है कि ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी चेक किया जाता है, और ये दोनों उल्टा चलता है। तो ये सब आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़ना है, समझना भी है, समझा भी चुके हैं, बता भी चुके हैं। ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो हाइड्रोजन का लूज होगा, ऑक्सीजन अगर किसी रिएक्शन में गेन हो रहा है तो हाइड्रोजन का लूज होगा, तो ऑक्सीडेशन। ठीक इसका उल्टा, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हाइड्रोजन बढ़ रही है, तो अपचयन। क्लियर है? नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। जिंक के बजाय टीन का लेप किया जाता है, कारण क्या है? और ये सवाल बार बार कई बार पूछा जा चुका है पहले, कि खाद्य पदार्थ यानी जितने भी फूड आइटम्स देखते हैं जो डब्बे में आते हैं, उसमें जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, परत चढ़ा रहता है। क्यों? पूछा गया क्यों होता है, तो हम लोग क्या देखेंगे, टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है? नहीं। टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है? नहीं। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, ये ज्यादा सुटेबल है। ज्यादा सुटेबल क्यों है? क्योंकि ज्यादा अभिक्रियाशील अगर है, अगर उसी का लेप कर देंगे तो हमारे फूड आइटम के साथ वो क्या कर जाएगा? रिएक्ट कर जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आप लोग को सिखाया गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसके लिए हमें उस तत्व का परमाणु संख्या याद रखना चाहिए। तो सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है? 16। कितनी होती है? 16। अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने जाएंगे तो क्या आएगा? 2 8 6, 8 2 10 6 16। तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 6। तो ऑप्शन नंबर 6। नेक्स्ट है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? इस तरह का कोई भी सवाल पूछा जाए तो हमेशा याद रखेंगे कि हमें उसका फॉर्मूला लिख लेना चाहिए। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला कल भी पढ़ चुके हैं, क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। तो आप देखिएगा कि यह ग्लूकोज का एक अणु हुआ, ग्लूकोज का एक अणु हुआ। एक अणु में कार्बन का 6 परमाणु है, हाइड्रोजन का 12 परमाणु है,
ऑक्सीजन का 6 परमाणु है। 3 ग्रुप इसमें आपको मिल रहा है। पूछा किसके गया है? ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु आ गए? 6 परमाणु। ऑप्शन नंबर बी आता है। नई कार्तीय चिन्ह पर पार्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। के अनुसार दर्पण के सामने बिंब की दूरी, बिंब का मतलब होता है वस्तु, ऑब्जेक्ट। बिंब का मतलब वस्तु या ऑब्जेक्ट। इसी का जब बनता है इमेज तब हिंदी में बोला जाता है प्रतिबिंब। तो यहां पर पूछा जा रहा है बिंब यानी यू क्या होगा? ऋणात्मक। क्लियर साथियों? आई होप कि आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा हो। तो साथियों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।